अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित जान चुका था कि अब अनिका भड़क चुकी थी। रोहित को अपनी नादानी पर एम्बेरसमेंट भी हो रही थी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह अनिका का गुस्सा शांत करे। कुछ देर रोहित फोन पर कुछ नहीं कह पाया तो अनिका ने रोहित से कहा, अगर आपकी सारी बातें पूरी हो चुकी हो तो क्या मैं फोन रख सकती हूँ? रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुक जाइए मिस अनिका। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, अब क्या है मिस्टर मारवा? रोहित कुछ बातें बताने की कोशिश करने लगा। रोहित अनिका को मनाना चाहता था कि इससे पहले जो बात रोहित ने कही थी वो एक गलतफहमी थी। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका ने रोहित का फोन काट दिया। जब अनिका ने फोन रखकर अपनी नजरें उठाकर देखा तो नानी माँ और अंजलि मामी उसे घूर कर देख रही थी। थोड़ी देर तक अंजलि मामी और नानी माँ दोनों अनिका को घूरते रहे। फिर धीरे से नानी माँ ने अपना हाथ अनिका के हाथों की तरफ बढ़ाया और पूछा, अनिका बेटा, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम अपनी नानी माँ से बताना चाहोगे? क्या अभी तुम कहोगे कि तुम इस लड़के रोहित मारवा के साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं हो? अनिका अपने हाथों से अपना माथा मसलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को वो कैसे एक्सप्रेस करे। जब अनिका अंजलि मामी ने देखा कि अनिका चुपचाप बैठी थी और कुछ परेशानी में नजर आ रही थी तो धीमी आवाज में अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, अनिका बेटा, क्या तुम हमेशा इसी तरह रोहित से बात करती हो? अंजलि मामी जानती थी कि पूरे दिल्ली में रोहित मारवा के साथ इस तरह बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी और जिस तरह से रोहित अनिका की बात चुपचाप सुन रहा था उसे देखकर तो नानी माँ और अंजलि मामी को पक्का यकीन हो गया था कि जरूर अनिका और रोहित के बीच में कुछ चल रहा है। अनिका ने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखा और यहाँ वहाँ देखते हुए अंजलि मम्मी और नानी माँ से कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेनेशन करूं, मगर मैं और मिस्टर रोहित मारवा किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है। हम लोग तो बस सिर्फ इतना कहकर अनिका रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे, अपने रिलेशनशिप को किस तरह के शब्दों में बयान करे। अंजलि मम्मी अनिका की परेशानी समझ रही थी। अंजलि मम्मी ने अनिका को शांत करते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम टेस्ट मत लो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अंजलि मम्मी ने अनिका से ये बात कही, नानी मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर अंजलि मम्मी और अनिका की नजर एक दूसरे से मिली। दोनों के चेहरे पर एक साथ मुस्कान आ गई। ये सब देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंजलि मम्मी और नानी माँ के मन में चल रहे ख्यालों को किस तरह रोके। नानी माँ ने अनिका से कहा, चलो बेटा, सुबह हम सबसे तो नाश्ता किया था, तुमने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। और अंजलि, तुम मेरे कमरे में जाओ। इसी दिन के इंतजार में मैंने अपने पुराने गहने निकाल कर रखे थे। हम नई स्टाइल की ज्वेलरी बना लेंगे। बहुत सारी तैयारियां करनी है। इन सब मामले में जितनी एडवांस में तैयारी करो उतना ही अच्छा है। नानी माँ की बातों पर हामी भरते हुए अंजलि मामी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं भी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। दो बच्चों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी ब्याह की तैयारी या भी करने आती है, आपको मुझे गाइड करना होगा। अनिका ये सुनकर जोर से चिल्लाना चाहती थी मगर किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और नानी माँ और अंजलि मामी को रोकते हुए कहा, मामी, नानी माँ, प्लीज आप ये सब बातें करना बंद कीजिए। मुझे बहुत एकॉर्ड फील हो रहा है। अभी से ये बातें सोचने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका की बातें सुनकर नानी माँ और अंजलि मामी दोनों ही रुक गए। नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, सुना तूने, इस लड़की को कहती है अभी से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, कौन समझाए इस बच्चे को? अभी से तैयारी करेंगे तभी तो हम सारे काम सादे तक निपटा पाएंगे।
अरे कोई मामूली खानदान में शादी नहीं होने वाली है, पता नहीं उनके क्या रीति रिवाज होंगे। मुझे तो यही सोच सोच कर डर लग रहा है कि इतने बड़े खानदान के साथ हम क्या बात करेंगे। अगर उन्होंने कुछ मांग रख दी तो क्या करेंगे हम। नानी माँ को शांत करते हुए अंजलि मामी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़े लोग हैं, हमसे क्या मांग करेंगे वो लोग। फिर भी मैंने 35% शेयर हिस्सेदारी अनिका के नाम कर दी है। मनोहरा फार्मेसी पे अनिका का भी उतना ही हक होगा जितना क्रिस और श्वेता का, ताकि फ्यूचर में बच्चों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही नानी माँ कुछ परेशान नजर आने लगी। नानी माँ ने अंजलि से कहा, इस बात की चिंता मुझे भी खाए जा रही है। मैंने सुना है रोहित मारवा बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन रोहित के करजन और बाकी मारवा खानदान के मौसेरे और चचेरे भाई रोहित की पोजीशन के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। बस मुझे इसी बात का डर है कि फ्यूचर में कहीं पे सब मिलकर रोहित को तो तकलीफ पहुंचाने की कोशिश न करे। वो लोग अनिका को भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। याद है रोहित की माँ के साथ क्या हुआ था। इतनी खूबसूरत और इतनी सुशील होने के बावजूद मारवा खानदान ने उन्हें घर से निकाल दिया था। देखो अनिका, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन किसी भी तरह की नाइंसाफी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर रोहित की दादी माँ के सामने जरा ठीक से पेश आना, उनकी किसी भी बात का बुरा मत लगाना और उन्हें बुरा लगे ऐसा कोई जवाब मत देना। सीखा जाओ। अब मारवा खानदान की बड़ी दादी से मिलने की तैयारी करो। अनिका ने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर पटकते हुए अंजलि मामी और नानी माँ से कहा, बस करो ये सब और फोन करके मारवा हाउस में कहलवा दो कि अनिका गुलेरिया मारवा हाउस की बड़ी दादी से मिलने नहीं आ रही है। अनिका, जो हमेशा ही शांत लगती थी, वो काफी परेशान और इरिटेट लग रही थी। अनिका ने अपनी मामी से कहा, मामी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं वहाँ उनसे मिलने नहीं जाना चाहती। इससे पहले कि अंजलि मामी उसे कुछ समझाने की कोशिश करे, नानी माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे, हम कोई उनके गुलाम नहीं है कि जब चाहे वो हमें बुला ले और हम जाकर उनके दरबार में हाजिरी लगा दे। अनिका ने राहत की लंबी सांस ली और ब्रेकफास्ट टेबल से अपना नाश्ता उठाया और अपने कमरे में चली गई। अनिका के जाने के बाद नानी माँ ने अंजलि मम्मी से कहा, अंजलि मुझे लगता है कि पहले तुम मारवा हाउस का एक चक्कर लगाकर आना चाहिए। नानी माँ की बात सुनकर अंजलि एक गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर अपने मन में सोचने के बाद अंजलि मम्मी ने हाँ में नानी माँ के सामने अपना सिर हिला दिया। अंजलि मम्मी ने सोचा कि बात अगर रोहित और अनिका की शादी की थी तो पहले बड़ों को एक बार मिलकर बात कर लेनी चाहिए। एक ख्याल आते ही अंजलि मामी ने अपना फोन उठाया और मारवा हाउस की बड़ी दादी को कॉल लगा दिया। कॉल उठाते ही अंजलि मामी ने बड़ी दादी से कहा, नमस्ते बड़ी दादी, माफ कीजिएगा, वो बात दरअसल ये है कि अनिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद दादी माँ ने कहा, ठीक है तुम चले आओ, हमने सुना है कि तुम्हारी भांजी की एक बच्ची भी है। तुम एक काम करना, बच्चे को अपने साथ ले आना, मगर अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो उस बच्ची का नाम रिया है। तुम रिया को अपने साथ ले आना। मैं चाहती हूँ कि आर्यन और रिया एक दूसरे को मिले। अंजलि मामी अच्छी तरह से समझ रही थी कि बड़ी दादी माँ क्या कहना चाहती थी। अंजलि मामी ने फोन पर जवाब देते हुए कहा, जी बड़ी दादी माँ, मैं जरूर रिया को अपने साथ ले आऊंगी। फोन रखने के बाद अंजलि मामी ने नानी माँ से कहा, बड़ी दादी ने रिया को भी साथ लाने को कहा है। नानी माँ ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये भी बात सही है। दोनों बच्चों पहले से ही अगर एक दूसरे को जान ले तो समझ ले तो शादी के बाद दोनों बच्चों को घुलना मिलना आसान हो जाता है। काफी समझदार है रोहित की दादी माँ। अंजलि मामी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। अंजलि मामी ने नानी माँ से कहा, वो बात तो है दादी माँ, बहुत समझदार, मगर मुझे डर है कि कहीं अनिका की किसी बात पर वो अनिका को नापसंद ना कर दे। अंजलि मामी की इस बात को हंसी में उड़ाते हुए नानी माँ ने कहा, अरे भाई, हमारी अनिका में कमी ही क्या है।
जो उसे वो पसंद नहीं करेगी। नानी माँ की यह बात सुनते ही अंजलि मामी बिल्कुल खामोश हो गई। नानी माँ समझ चुकी थी कि अंजलि मामी को किस बात की टेंशन थी। नानी माँ ने धीमी आवाज में अंजलि मामी से कहा, जानती हूँ तुम क्यों फिक्र कर रही हो। अनिका शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसकी एक बच्ची है। इस बात को लेकर कहीं रोहित की दादी माँ अनिका को नापसंद कर दे तो, मगर इस बात को लेकर तुम फिक्र मत करो, रोहित भी तो एक बच्चे का बाप है। अंजलि मामी ने नानी माँ की बातों का जवाब देते हुए कहा, मगर समाज की नजरों में लड़के और लड़की को एक ही नजरे से नहीं देखा जाता। हमारे समाज का ढांचा ही कुछ ऐसा है। और फिर रोहित से शादी करने के लिए तो बड़े से बड़े खानदान की कुंवारी लड़कियां पहले से लाइन लगाकर खड़ी है। नानी माँ ने अंजलि के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी अनिका बाकी सब लड़कियों से बहुत अलग है। नानी माँ की ये बात सुनते ही अंजलि मामी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नानी माँ ने भी मुस्कुराते हुए अंजलि मामी से कहा, अब चलो जाने की तैयारी करो, ठाठ से जाना। अगर वो मारवा खानदान से है तो हम भी मल्होत्रा परिवार से है, ये बात मत भूलना। ये बात कहकर नानी माँ अपने कमरे में चली गई। अंजलि मामी रिया को लेने उसके स्टडी रूम के पास आई। अंजलि मामी ने देखा कि आजकल रिया ज्यादातर स्टडी रूम में ही रहती है। कुछ दिनों पहले तक जो रिया हमेशा खेल कूद करती रहती थी, सारा टाइम गार्डन में और मोबाइल गेमिंग में बिताती थी, वही रिया आजकल ज्यादातर वक्त स्टडी रूम में ही बिताती थी। जब अंजलि मामी स्टडी रूम में पहुंची तो आर्यन डेस्क पर बैठकर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। आर्यन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अंजलि मामी ने कहा, रिया बेटा, क्या तुम अपनी बड़ी मामी के साथ बाहर चलोगी? मुझे किसी से मिलना जाना है। अंजलि मामी की बात कानों पर पड़ते ही आर्यन ने अंजलि मामी से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। अंजलि मामी ये बात सुनकर हैरान रह गई। जो रिया हमेशा ही पढ़ाई से दूर भागती थी, जिस रिया को चार दीवार के अंदर कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो रिया बाहर जाने के ऑफर को ठुकरा रही थी। जवाब देने के बाद आर्यन भी समझ गया कि अंजलि मामी को शक होने लगा था, इसलिए अपने शब्द वापस लेते हुए आर्यन ने कहा, पढ़ाई बाकी है, मगर पढ़ाई तो हमेशा ही बाकी ही रहती है। तंग आ चुकी हूँ मैं पढ़ कर। मुझे लगता है मामी, मुझे आपके साथ बाहर चलना चाहिए। ये बात सुनते ही अंजलि मामी ने राहत की सांस ली। अंजलि मामी ने आर्यन से कहा, रिया बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर आती हूँ, उसे पहनकर चलना। आर्यन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए और अंजलि मामी को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने अभी जो पहना है वही ठीक है, मैं ड्रेस नहीं पहनना चाहता, आई मीन चाहती। अंजलि मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जरा देखो अपनी ओर, ये क्या पहन कर रखा है तुमने? समझ में नहीं आ रहा था कि तुम लड़का हो या लड़की। हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, उसके सामने जरा ढंग से तैयार होकर ढंग के कपड़े पहनकर जाना बहुत जरूरी है। आर्यन ने इरिटेट होते हुए अंजलि मामी से कहा, लेकिन बड़ी मामी, मैंने अभी जो पहना है मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। अंजलि मामी को अब इस बात का डर था कि कहीं रिया आने से मना न कर दे, इसलिए आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर अंजलि मामी ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर कपड़े पसंद है तो इन्हीं कपड़ों में चलो, कोई बात नहीं, तुम कुछ देर और पढ़ाई कर लो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आर्यन को बाहर जाना, ऑकवर्ड होना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि ये सारी बातें रिया को बहुत पसंद थी, इसलिए वो अंजलि मामी से मना नहीं कर पाया। मगर एक बात से आर्यन अनजान था कि अंजलि मामी उसे जिस बड़े खानदान से मिलवाने ले जा रही थी, वो आर्यन का अपना घर था। कुछ देर बाद अंजलि मामी तैयार होकर रेशमी साड़ी और ऑर्नामेंट्स पहनकर अपने कमरे से बाहर आई और आर्यन को देखकर कहा, चलो रिया। जब मामी आर्यन का हाथ पकड़कर बाहर ले जा रही थी, तब अनिका अपने बेडरूम से बाहर आई। स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी अनिका को देखकर अंजलि मामी ने कहा,
मैं रिया को अपने दोस्त से मिलवाने ले जा रही हूँ, कुछ ही देर में वापस लौट आएंगे। अनिका मोबाइल में अपना कुछ काम कर रही थी। उसने अंजलि मामी की बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अंजलि मामी से अनिका ने ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब ड्राइवर अंजलि मामी और आर्यन को मारवा हाउस की तरफ ले जा रहा था, तब रास्ते में अंजलि मामी ने आर्यन से कहा, देखो वहां जाकर बिल्कुल पोलाइट रहना, तुमसे जो भी सवाल किया जाए उसको अच्छे से जवाब देना। इतना ध्यान रखना कि उन्हें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आर्यन को ऐसा लगने लगा था जैसे अंजलि मामी उसे किसी परीक्षा में बैठाने ले जा रही थी। आर्यन हमेशा से सबसे पोलाइटली बात करता था, सबसे अच्छे से पेश आता था। अंजलि मामी ने जो कोई भी इंस्ट्रक्शन आर्यन को दिए थे वो करना आर्यन के लिए कुछ अलग नहीं था, मगर वो अच्छे से जानता था कि ये सारे इंस्ट्रक्शन उसके लिए नहीं, रिया के लिए थे। इसलिए अंजलि मामी की बात पर आर्यन ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। आर्यन एक बात नहीं समझ पा रहा था कि ऐसे कौन से लोग थे जिनसे मिलकर अंजलि मामी उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी, मगर आर्यन ने अंजलि मामी से कोई भी सवाल पूछे बिना पैसेंजर सीट की विंडो से बाहर देखने लगा। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, आर्यन को लग रहा था जैसे ये रास्ते उसने पहले कई बार देखे थे। फिर जब कार ने हाईवे से एक टर्न लिए, तब सामने आलीशान मारवा हाउस दिखाई दिया। मारवा हाउस को देखते ही आर्यन घबरा गया। आर्यन ने घबराकर अंजलि मामी से पूछा, बड़ी मम्मी क्या हम मारवा हाउस में जा रहे हैं? आर्यन के मुंह से मारवा हाउस का नाम सुनकर अंजलि मामी चौंक गई। अंजलि मामी ने आर्यन की बात की दाद देते हुए कहा, अरे वाह रिया, तुम तो सचमुच बहुत स्मार्ट हो। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वो कार को आगे बढ़ने से कैसे रोके। कुछ ही सेकंड में कार मारवा हाउस के मेन गेट पर पहुंची। सिक्योरिटी ने ड्राइवर से कुछ सवाल पूछे और गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन दे दी। आर्यन शेर के नीचे छुप गया था। वो अब पूरी तरह से पैनिक हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आई मुसीबत से वो किस तरह बाहर निकले। कार जैसे ही मारवा उसके सिक्योरिटी एंट्रेंस से दाखिल हुई, सारे सिक्योरिटी गार्ड एक के बाद एक कार के अंदर झांक कर देखने लगे। आर्यन किसी तरह उनसे छुप कर कार के अंदर बैठा रहा। कुछ ही सेकंड में कार मारवा हाउस के मेन बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पहुंची। कार ने जैसे ही एंट्रेंस के बाहर ब्रेक लगाई, आर्यन की सांस तेज होने लगी। जैसे ही कार रुकी, अंजलि मामी कार से बाहर निकली। एक बटलर पहले से ही अंजलि मामी का इंतजार कर रहा था। बटलर ने अंजलि मामी से कहा, मिसेज मल्होत्रा, बड़ी दादी माँ आपका इंतजार कर रही है। आर्यन और वो बटलर एक दूसरे को पहले से जानते थे। इस बटलर का नाम शिवराम था और शिवराम काफी सालों से बड़ी दादी माँ की देखभाल करता था। क्योंकि अंजलि मामी बड़ी दादी माँ की गेस्ट थी, इसीलिए शिवराम स्पेशल उन्हें लेने नीचे आया था। आर्यन जानता था कि अगर वो कार से बाहर निकला तो शिवराम अंकल उसे पहचान लेगा और उसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी अंजलि मामी ने आर्यन को आवाज लगाते हुए कहा, रिया बेटा चलो, हम पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी से बाहर आओ। अंदर बैठा नन्हा सा आर्यन बहुत घबरा चुका था। यहाँ अंदर मारवा हाउस में पहले से मौजूद रिया दादी माँ के कमरे में एंटर हुई और व्हीलचेयर पर बैठी दादी माँ के पास जाकर कहने लगी, बड़ी दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? मैंने सुना कि आप मुझे एक नई दोस्त से मिलवाना चाहते हो। कहाँ है वो, कब आएगी और वो कौन है? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें खुद ही लेना होगा। जब वो बच्ची आएगी तो तुम उसे दोस्ती करना, हो सकता है कि आगे चलकर वो तुम्हारी बड़ी बहन बन जाए। दादी माँ की बात सुनकर रिया अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कुछ सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद रिया ने दादी माँ से कहा, क्या मैं अपनी बहन से मिलने वाला हूँ? क्या वो मेरे जितनी ही खूबसूरत है? दादी माँ ने रिया की बातों का जवाब दिया, मैंने अब तक उसे देखा नहीं, हाँ मगर मैं इतना जरूर कहती हूँ कि चाहे वो बच्ची कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो,
मगर मेरे आर्यन जितनी प्यारी बिल्कुल नहीं हो सकती। दादी माँ की बात सुनकर रिया ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और कहा, थैंक यू सो मच दादी माँ। रिया को इस तरह हंसते और मुस्कुराते हुए देखकर दादी माँ मन ही मन बहुत खुश होने लगी थी। दादी माँ ने इतने दिनों में नोटिस किया था कि हमेशा चुपचाप और गुमसुम रहने वाला आर्यन अब काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया था। दादी माँ को आर्यन में ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था। दादी माँ ने रिया को पास बुलाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, हमारे आर्यन जितना प्यारा बच्चा इस दुनिया में कहीं नहीं है। जब मेहमान चले जाएंगे तब दादी माँ तुम्हें एक गिफ्ट देगी। गिफ्ट की बात सुनते ही अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, ही दादी माँ, यू आर द बेस्ट दादी माँ। मगर रुको, अगर आप मुझे गिफ्ट देने वाली है तो मुझे भी अपनी नई दोस्त के लिए गिफ्ट। ये कहते हुए नन्ही सी रिया मारवा हाउस में बने हुए दूसरे रूम में चली गई। रिया के जाने के बाद दादी माँ ने शिवराम की माँ और उनकी दूसरी केयरटेकर लीला से कहा, आज कल आर्यन काफी बदल गया है। लीला ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा बड़ी दादी माँ, आर्यन अब खुलकर बातें करने लगा है। पहले हम जब भी आर्यन को मिलते थे वो ज्यादा बात नहीं करते थे। आर्यन के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता था जैसे आर्यन बहुत ही ओरेगेंट है, मगर अब आर्यन खुशी खुशी सबके साथ घुल मिलकर बात करता है, हमेशा ही खुश रहता है। उसके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रहती है। अक्सर ऐसे ही बच्चों को लोग पसंद करते हैं। फिर कुछ सोचते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन और उस बच्चे के बीच दोस्ती हो पाएगी? क्या आर्यन को वो बच्ची पसंद आएगी? आर्यन पहले आसानी से बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था। किसी अनजान बच्चे के साथ दोस्ती करने के बारे में आर्यन कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने सोचा था कि अगर आर्यन को वो बच्ची पसंद नहीं आई तो फिर आर्यन खुद अपने पापा रोहित को मना करेगा कि वो उस औरत से शादी ना करे। मगर आज का आर्यन का स्वभाव देखकर मुझे लगता है कि कहीं वो बच्ची आर्यन के साथ घुल मिल गई तो हमारी पूरी बाजी बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए बड़ी दादी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वो गहरी सोच में डूब गई। दादी माँ अच्छी तरह जानती थी कि एक बार रोहित ने कोई डिसीजन ले लिया तो अब वो कभी उसके पीछे नहीं हटेगा। मगर आर्यन इकलौता रास्ता था जो रोहित को अपने लिए गए डिसीजन से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। लीला ने दबी हुई आवाज में दादी माँ से कहा, आप फिक्र मत कीजिए बड़ी दादी, बच्चे हैं, किसी न किसी बात पर जरूर लड़ेंगे और अगर बात उनसे नहीं बनती है तो हम कोई ऐसी बात पैदा करेंगे जिससे बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाए और किसी तरह आर्यन बाबा को वो बच्ची पसंद ना आए। लीला की इस बात पर दादी माँ लीला को घूर घूर कर देखने लगी। फिर दरवाजे की ओर देखकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए दादी माँ ने कहा, ठीक है तो इसका बंदोबस्त तुम ही करना होगा लीला। ये मेरे बेटे रोहित की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि रोहित किसी ऐसी लड़की को अपनी जीवन साथी बनाए जो पहले से किसी और मर्द के साथ संबंध बनाकर उसका एक बच्चा पैदा कर चुकी है। किसी भी तरह हमें ये रिश्ता रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा खानदान की शानो शौकत को इस तरह मिट्टी में मिलते हुए मैं नहीं देख सकती। ये कहते हुए अचानक ही दादी माँ ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में लीला से कहा, लीला शायद एक बात तुम नहीं जानती, ये मल्होत्रा खानदान की लड़कियों में पता नहीं क्या बात है। अमीर घराने के मरीजों के रिझाना उन्हें पहले से आता है। सालों पहले रोहित के पापा को मल्होत्रा खानदान की सबसे बड़ी बहन स्वाति बहुत अच्छी लगती थी। वो किसी भी तरह स्वाति से शादी करना चाहता था। पहले स्वाति ने रोहित के पापा को अपने जाल में फंसाया था और आज ये लड़की रोहित को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। रोहित के पापा पर कई दिनों तक स्वाति के प्यार का भूत चढ़ा रहा। वो शादी करना चाहते थे तो सिर्फ और सिर्फ स्वाति से, मगर स्वाति ने करण
गुलेरिया को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। ये बात पता चलने के बाद रोहित के पापा और करण गुलेरिया के बीच में बहुत दुश्मनी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी माँ ने रोहित की माँ के साथ रोहित के पापा की शादी तय की थी, मगर शादी तय हो जाने के बाद भी रोहित के पापा ने ये साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्वाति को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। रोहित की माँ भले ही उनकी पत्नी बनकर रहे, मगर वो उसे प्यार कभी नहीं दे सकते। जब दादी माँ ये सारी बातें सोच रही थी, तब इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड्स का फोन आया। मैडम, मल्होत्रा खानदान से जो गेस्ट आपको मिलने आने वाले थे वो आ गए हैं। दादी माँ जितना स्वाति के बारे में सोच रही थी, उतने में ही उनके मन में मल्होत्रा खानदान के लिए नफरत बढ़ रही थी। 24 साल पहले दिल्ली में दो बड़े खानदान हुआ करते थे और उन दोनों खानदानों के सबसे होनहार बेटे यानी रोहित के पापा और करण गुलेरिया दोनों की किस्मत ऐसी थी कि दोनों ही मल्होत्रा खानदान की सबसे बड़ी बेटी स्वाति के प्यार में पड़े। जब स्वाति रोहित के पापा की जिंदगी से चली गई तो रोहित के पापा बिल्कुल पहले जैसे इंसान नहीं रहे थे। कुछ सालों के बाद हमेशा के लिए अपनी माँ से और हमारा खानदान से दूर हो गए। वहाँ करण गुलेरिया भी स्वाति के साथ शादी नहीं कर पाए और ये बात तो सभी जानते थे कि आज करण गुलेरिया अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। बाहर लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि एक लड़की की वजह से दो बड़े खानदान के होनहार लड़के अपनी जिंदगी खराब कर ले और अपने खानदान की मान मर्यादा और इज्जत मिट्टी में मिला दी। और इन सारी चीजों का दोष लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्वाति को दिया। ये सब कुछ सोच सोच कर दादी माँ ने मन बना लिया था कि अनिका भी जरूर मल्होत्रा खानदान की परंपरा निभाएगी और जिस घर में जाएगी वहाँ जरूर तबाही मचाएगी। दादी माँ की नफरत अनिका के लिए तब बढ़ गई थी जब उनके इन्फॉर्मर ने दादी माँ को ये बताया था कि अनिका और कोई नहीं बल्कि स्वाति की बेटी थी। अभी दादी माँ ये सब कुछ सोच रही थी कि पीछे से लीला ने आवाज देते हुए दादी माँ से कहा, बड़ी दादी माँ, वो लोग आ गए हैं। अंजलि मामी के आने की खबर सुनते ही दादी माँ ने व्हील चेयर पर अपनी पीठ सीधी कर ली। दादी माँ जल्दी से उस लड़की का चेहरा देखना चाहती थी जो अनिका की बेटी है। वो जानती थी कि बेटी की शक्ल कहीं न कहीं माँ से मिलती होगी। जब दादी माँ ने दरवाजे पर नजर डाली, वो सबसे पहले कमरे में अंजलि मामी दाखिल हुई। दादी माँ को अंजलि मामी पहनावे से काफी एलिगेंट लगी। अंजलि मामी ने बड़े ही रिस्पेक्ट से दादी माँ को नमस्ते कहा। इससे पहले दादी माँ से जो भी मिलने आता था वो दादी माँ की जरूरत से ज्यादा खुशामद करता था, मगर अंजलि मामी के बात करने के तरीके से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दादी माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। दादी माँ ने अंजलि मामी को स्माइल देते हुए बैठने का इशारा किया और पूछा, बच्ची नहीं आई तुम्हारे साथ? दादी माँ का सवाल सुनते ही अंजलि मामी के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए। अंजलि मामी के ठीक पीछे लीला का बेटा शिवराम खड़ा था। जब नीचे कार से उतरने के बाद अंजलि मामी ने आर्यन को कार से बाहर निकलने को कहा, तब आर्यन ने अचानक ही अपना मुंह अपने दोनों घुटनों के बीच छुपा लिया।